वेलकम मेंबर्स, वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। एपिसोड शुरू होता है और हम यहाँ पर एक बंकर को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे बॉम्ब और हथियार रखे हुए हैं और साथ ही यहाँ पर काफी सारे लोगों की फोटोज लगी हुई हैं जिनको एक धागे और पिन्स के साथ पिन करा हुआ है। और ज्यादातर लोगों की यहाँ पर तीन तीन पिक्चर्स हैं, एक उनके बचपन की, एक जवानी की और एक बुढ़ापे की। लेकिन किसी किसी की सिर्फ एक ही पिक्चर है या फिर कईयों की तीन से ज्यादा भी पिक्चर्स हैं, लेकिन ज्यादातर की सिर्फ तीन ही पिक्चर्स हैं। और इस सीन के पीछे हमें ऑडियो सुनाई जाता है जिसका मतलब होता है कि टाइम एक नदी की तरह नहीं बल्कि एक सर्कल की तरह चलता है, यानी कि जहाँ से सर्कल शुरू हुआ है वहीं से सर्कल खत्म हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से समय जहाँ से शुरू हुआ था वहीं समय खत्म भी होता है। ये नदी की तरह नहीं है जो सिर्फ बहता चला जाता है। अब अगले सीन में 21 जून 2019 के दिन विंडन नाम की एक जगह पर एक घर होता है और इस घर के एक रूम के अंदर एक आदमी जिसका नाम मिकेल खांडवाल होता है, वो एक लेटर को अपनी फैमिली फोटो के साइड में रखकर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। और इस लेटर के ऊपर लिखा होता है कि इस लेटर को 4 नवंबर 2019 की रात 10:13 के बाद ही पढ़ा जाए। अब 4 नवंबर का दिन आता है जिस दिन वो लेटर पढ़ा जाने वाला था। और यहाँ हम देखते हैं कि मिकेल का बेटा जोनस अचानक से नींद से उठ जाता है और फिर अपनी मेडिसिन लेकर अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। लेकिन उसकी माँ है ना, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऊपर वाले रूम के अंदर सेक्सुअल कांटेक्ट में होती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम ऑलरिच होता है और ऑलरिच एक पुलिस ऑफिसर होता है। और फिर जैसे ही हैना और ऑलरिच को जोनस की आवाज सुनाई जाती है, वो दोनों फटाफट अपने अपने कपड़े पहनने लग जाते हैं और ऑलरिच वहां से जाने लगता है। लेकिन ऑलरिच के जाने से पहले वो हैना से पूछता है कि क्या तुम आज शाम की होने वाली मीटिंग में आओगी, जिस पर हैना जवाब देती है नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगी, वहां तुम्हारी वाइफ कैटरीना भी आई होगी। के बाद हैना उसे आई लव यू बोलती है, जिसके जवाब में ऑलरिच उसे किस कर और सिर्फ ब्यूटीफुल बोलकर इग्नोर करके चला जाता है। वहीं हम हैना के रूम में वैसी ही सेम पिक्चर देखते हैं जैसे पिक्चर के साइड में मिकेल ने आत्महत्या करने से पहले लेटर रखा था। लेकिन हैना के रूम में लगी फोटो के अंदर मिकेल की माँ ईना खांडवाल का फोटो कट हुआ होता है। यानी कि हम ये बात मान सकते हैं कि हाना और ईना के बीच कुछ ठीक नहीं है और हाना ईनस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब इसके बाद जोनस को दिखाया जाता है जो अपने थेरेपिस्ट पीटर डॉपलर से मिलने जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में विंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास लगे पिलर पर एरिक ओबेंड्रॉफ नाम के एक लड़के का मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है। और फिर जोनस उस पोस्टर को एक लुक देखकर इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब इसके बाद जोनस और पीटर जंगल के अंदर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर पीटर डॉपलर जोनस को बताता है कि पिछले 2 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर काफी सुधार आया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जोनस के फादर माइकल की जब से डेथ हुई थी तब से जोनस मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहने लग गया था, क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में अपने फादर को खो दिया था और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जिस वजह से उसके थेरेपी सेशन चल रहे थे। अब पीटर की बात सुनकर जोनस उसे बोलता है कि लेकिन मुझे अभी भी मेरे डैड सपने में दिखाई देते हैं। और फिर इसके ठीक बाद जोनस फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि आखिर उन्होंने अपनी जान क्यों ली और मरने से पहले उन्होंने कोई मैसेज या कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं छोड़ा। अब इसके बाद हम जोनस की दादी यानी ईनस खांडवाल को देखते हैं जो अपने अलग घर में रह रही है और वो आज रात का इंतजार कर रही है, क्योंकि आज रात 10:13 के बाद वो अपने बेटे के लिखे आखिरी शब्दों को पढ़ पाएगी। इसके बाद वो लेटर को वापस बॉक्स में रखकर रेडियो ऑन कर देती है और रेडियो में एक प्रोग्राम आ रहा होता है जहाँ पर विंडन पावर प्लांट की हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा होता है। और अब ईनस खांडवाल रेडियो को सुनते सुनते विंडन के पावर प्लांट की तरफ देखने लगती है। वहीं ऑलरिक अपने घर आ गया था और ऑलरिक की वाइफ कैटरीना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। यहाँ पर बात कर लें ऑलरिक की फैमिली की, तो ऑलरिक की फैमिली में 5 लोग हैं। वो, उसकी वाइफ कैटरीना, उसके 2 बेटे जिनमें से सबसे बड़ा बेटा है मैग्नस नेल्सन और दूसरा बेटा है माइकल नेल्सन, और इसके अलावा इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम मार्था नेल्सन है। कैटरीना विंडन के स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है और उसके भी 3 बच्चे उसी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम मैग्नस को देखते हैं जिसको अपनी हुडी नहीं मिल रही थी, मार्था ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो भूख हड़ताल पे थी, और छोटा मिकेल ऑलरिक और कैटरीना को फोर्स कर रहा था उसका मैजिक ट्रिक देखने के लिए, क्योंकि उसे मैजिक करना बहुत पसंद था और वो बड़े होकर म्यूजिशियन ही बनना चाहता था। जिसके बाद ऑलरिच उससे प्रॉमिस लेता है कि अगर मैंने तुम्हारी मैजिक ट्रिक देखी तो तुम उसके बाद सीधा स्कूल जाओगे। और फिर इस डील के साथ मिकेल अपने ट्रिक दिखाता है और मिकेल की ट्रिक होती है कि वो एक ऑब्जेक्ट को बिना छुए एक कप से दूसरे कप में ट्रांसफर कर देता है, जिस पर ऑलरिच उससे पूछता है ये तुमने कैसे करा। और इस पर मिकेल बोलता है सवाल ये नहीं है कि मैंने कैसे करा, बल्कि सवाल यह है कि मैंने कब किया। अब इसके बाद जोनस को अपने दोस्त बार्थोस के साथ उसके स्कूल में दिखाया जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा स्कूल जोनस को घूर रहा था, क्योंकि जोनस 2 महीने से स्कूल नहीं आया था और सभी बच्चों को लग रहा था कि वो ट्रिप पर गया है। और फिर थोड़ी देर में वहां पर मार्था भी आ जाती है और फिर हम देख पाते हैं कि मार्था और बार्थोस के बीच रिलेशनशिप तो है,
लेकिन वहीं जोनस और मार्था के जो लुक एक्सचेंज होते हैं उनसे हमें ये भी समझ आता है कि पास्ट में शायद मार्था का जोनस के साथ भी कुछ ना कुछ था। वहीं दूसरी तरफ मैग्नस स्कूल के किसी कोने में जॉइंट फूंक रहा था और तभी वहां पर पीटर डॉपलर की बेटी फ्रांसिस्का डॉपलर आ जाती है, जो उसके जॉइंट को लेकर ट्राई करके बोलती है इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, और फिर वो वहां से चली जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फ्रांसिस्का की फैमिली में 4 लोग हैं। फ्रांसिस्का जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है, उसके डैड पीटर डॉपलर जो एक थेरेपिस्ट हैं जिनके पास जोनस थेरेपी लेने आता है, उसकी मॉम शार्लेट डॉपलर जो कि पुलिस चीफ है, और इसकी सिस्टर एलिजाबेथ डॉपलर। अब सबको ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है और सबके आने के बाद कैटरीना भी वहां आती है। और कैटरीना ने ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी ताकि सभी पेरेंट्स मिलकर गायब हुए लड़के एरिक के बारे में बात कर सकें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एरिक वही लड़का है जिसका पोस्टर जोनस ने देखा था, और एरिक कैटरीना के ही स्कूल का एक स्टूडेंट था। अब सीन शिफ्ट होता है विंडन पुलिस स्टेशन की तरफ, जहाँ पर पुलिस चीफ शार्लेट और ओरिक के पेरेंट जॉर्जन एंड उला ओवेनड्रॉफ को समझाने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चालू है और जल्दी कोई नतीजा निकल आएगा। लेकिन पर्सनली ओरिच एरिक के बारे में ये सोचता था कि वो शायद कहीं भाग गया है। लेकिन जब शार्लेट और ओरिच अकेले में बात कर रहे होते हैं तो शार्लेट ओरिच की बात से असहमति जताते हुए बोलती है कि ये चीज इस शहर में पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी लोग गायब हुए हैं। बेसिकली शार्लेट ओरिक के भाई मैट्स के बारे में बात कर रही होती है, जो काफी साल पहले एरिक की तरह ही अचानक गायब हो गया था। ओरिक अपने भाई के बारे में सुनकर शार्लेट को बोलता है कि देखो, इस केस में मेरे भाई को घसीटने की जरूरत नहीं है। और फिर जब वो वहां से जा रहा होता है तो शार्लेट उसको बताती है कि उसके मॉम के कई कॉल आ चुके हैं, उसे जाके उनसे मिल लेना चाहिए। अब इस बीच विंडन की एक गुफा दिखाई जाती है जो डार्क के हर एक पोस्टर के अंदर भी इस्तेमाल करी गई है, और इसी गुफा से एक रेनकोट पहना हुआ लड़का बाहर आता है जिसकी हमें सिर्फ शैडो दिखाई जाती है, और वो भी बैक से। अब इसके बाद सीन कट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है फॉरेस्ट होटल का, जिसकी ओनर होती है रेजिना टेडमैन, जो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि एरिक के गायब होने की खबर की वजह से लोग विंडन में आने से डर रहे थे और उन्हें ये शहर अब सेफ नहीं लगता था, जिस वजह से रेजिना टेडमैन के होटल का बिजनेस पूरी तरीके से बिगड़ चुका था और अब वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उसने बैंक से भी फंड लेने की कोशिश करी थी, लेकिन बैंक ने भी उन्हें मना कर दिया। इसके बाद हमें फ्रांसिस्का को दिखाया जाता है जो क्लास में सबको ब्लैक होल के बारे में बता रही होती है, और वहीं दूसरी तरफ क्लास के अंदर जोनस और बार्थोस फ्रांसिस्का को लेकर बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं, और साथ ही वो इस बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि एरिक का अड्डा न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास वाले जंगल के अंदर था, तो शायद हो सकता है वहीं उसके ड्रग्स भी छुपे हों जिन्हें हमें जाकर लेना चाहिए। और फिर क्लास खत्म होने के बाद जोनस, बार्थोस, मार्था और उसका भाई मैग्नस ये डिसाइड करते हैं कि वो आज रात उस जगह जाएंगे जहां पर एरिक का अड्डा था और वहां से ड्रग लेकर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ओरिच अपनी माँ जाना नेल्सन से मिलने जाता है, और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो जाना उससे बड़ी अजीब अजीब बातें करती है। वो बोलती है कि मैंने विंडन की गुफाओं में एक आदमी की परछाई देखी है जिसका चेहरा काफी ज्यादा बड़ा था, और फिर वो ओरिच को एक चॉकलेट का रैपर दिखाती है, और यही सेम ब्रांड और सेम टेस्ट की चॉकलेट ओरिक के भाई मैट्स को भी पसंद थी, जिसको दिखाकर वो बोलती है कि एरिक का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ठीक 33 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। वो यहाँ अपने बेटे मैट्स के बारे में बात कर रही है जो ठीक 33 साल पहले इसी तरीके से गायब हो गया था जिस तरीके से एरिक गायब हुआ है। अब यहाँ ये 33 साल याद रखना, क्योंकि ये वो नंबर है जिसके बेसिस पे ये पूरी की पूरी सीरीज टिकी हुई है। इसके बाद हमें एक ओल्ड एज होम दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर डॉपलर के फादर हेल्गे डॉपलर होते हैं, और वो एक ही लाइन को रिपीट कर रहे होते हैं, और वो ये लाइन ये थी, ये दोबारा होने वाला है, ये दोबारा होने वाला है। अब इसके ठीक बाद हमें एक रूम दिखाया जाता है, और उस रूम को इस तरीके से पेंट और डेकोरेट किया गया था जैसे कि मानो किसी बच्चे का रूम हो। लेकिन फिर हम उस रूम के अंदर बिस्तर पर पड़े एक लड़के को देखते हैं, और जैसे ही वो लड़का अपना फेस टर्न करता है तो हमें दिखाई देता है एरिक, यानी कि एरिक यहाँ पर बंद था। और इस रूम में बेड, टीवी, टैडी, टॉयज, एक स्टडी टेबल के साथ साथ एक शॉकिंग चेयर जैसी एक इलेक्ट्रॉनिक चेयर होती है जो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जैसे मानो वो टॉर्चर चेयर हो। इसके बाद हमें ओरिच और हैना को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से कॉल पर बात कर रहे होते हैं, और ओरिच उससे फिर से एक और बार पूछता है कि क्या तुम मीटिंग में आओगी, लेकिन हैना ये बोलकर मना कर देती है कि वहाँ सब लोग मुझे ही घूरेंगे। असल में रात को स्कूल में पेरेंट्स की मीटिंग होने वाली थी जहाँ वो एरिक के मिसिंग होने को लेकर बात करने वाले थे। इसके बाद हम कैटरीना को देखते हैं जो अपने घर के अंदर थी, और जब वो ओरिच के कपड़े उठा रही थी तो उसे ओरिच के कपड़ों से एक लड़की का बाल मिलता है। हालांकि पहले तो वो उस बाल को शक की नजर से देखती है, लेकिन फिर इग्नोर करके चली जाती है। अब हम हैना को देखते हैं जो अपने क्लाइंट अलेक्जेंडर टेडमैन को थेरेपी दे रही होती है, क्योंकि अलेक्जेंडर आजकल काफी ज्यादा परेशान था, और वो परेशान इसलिए था क्योंकि वो विंडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायरेक्टर था, और विंडन का न्यूक्लियर पावर प्लांट अगले साल बंद होने वाला था। यहाँ पर मैं आपको अलेक्जेंडर टेडमैन की फैमिली के बारे में बता दूं तो उसकी फैमिली में वो है, उसकी वाइफ रेजिना टेडमैन है जो फॉरेस्ट होटल को चलाती है, और उसका बेटा बार्थोस है। इसके बाद हम फिर से मिकेल की माँ इनस खांडवाल को देखते हैं जिसके हाथ में मिकेल का लिखा हुआ वही लास्ट लेटर होता है, और वो टाइम को देख रही थी। एक्चुअली वो वेट कर रही थी 10:13 होने का। अब इसके अगले सीन में हम कैटरीना और हाना को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ कैटरीना तो काफी ज्यादा नेचुरली और अच्छे से बातचीत करके उसका हालचाल पूछती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाना पूरे
के पूरे कन्वर्सेशन के दौरान काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अब भाई तुम किसी और के पति के साथ इलू इलू करोगे तो अनकंफर्टेबल फील होना तो बनता ही है, जिसमें कि उस आदमी की वाइफ इतनी ज्यादा नाइस नेचर की है, तो शर्म तो आनी बनती ही है। अब एक तरफ जोनस, बार्थोस, मार्था, मैग्नस और मिकेल ड्रग ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े थे। और मैग्नस मिकेल को अपने साथ इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसकी माँ कैटरीना और उसका फादर ऑरिच दोनों ही पेरेंट्स मीटिंग के अंदर गए हुए थे, तो घर के अंदर कोई नहीं था और मिकेल छोटा था। अब यहाँ पर जंगल के अंदर सबसे पहले मार्था आती है और फिर इसके बाद जोनस आता है, और क्योंकि अभी तक कोई नहीं आया था तो ये दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। और बात करते करते मार्था उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी सारे मैसेजेस लिखे थे पर सेंड नहीं कर पाई, और फिर तुम अचानक से गायब भी हो गए थे, तो मैंने बार्थोस के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर लिया। इस पर जोनस कहता है तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। और फिर जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो अचानक से मार्था एक पल के लिए रुक जाती है और फिर जोनस के पूछने पर बताती है कि उसे डेजावू फील हुआ, आसपास का नेचर और लाइट मानो ये सब सेम सेम हुआ हो पहले भी मेरे साथ। इस पर जोनस उससे बोलता है कि अगर ये एक दुनिया सिमुलेशन होती तो ये एक ग्लिच होता, मैट्रिक्स मूवी की तरह। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर मैग्नस मिकेल के साथ आ जाता है और उनके आने के साथ ही बार्थोस भी वहां आ जाता है, और अब ये पांचों ड्रग ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेल्गे ओल्ड एज होम से भागकर सीधा स्कूल की तरफ जाने लगता है और वो पूरे रास्ते सिर्फ एक ही लाइन रिपीट कर रहा था, और वो लाइन वही पुरानी लाइन थी, ये दोबारा होने वाला है, ये दोबारा होने वाला है। वहीं स्कूल में भी एरिक की मिसिंग को लेकर मीटिंग शुरू हो जाती है, जहां शार्लेट सबसे पहले बोलना शुरू करती है और वो सबको ये बोलती है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि एरिक को गायब हुए 14 दिन हो गए हैं और अब तक हमें कोई भी सुराग नहीं मिला है, और हो सकता है कि शायद वो अपनी ही मर्जी से भागा हो, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चों में से किसी को भी एरिक के बारे में कुछ भी खबर मिले तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करें। इसके बाद कैटरीना एरिक को लेकर बात करना शुरू करती है और वो ये बताना चाहती है कि ये कितना ज्यादा गंभीर मुद्दा है, लेकिन तभी रेजिना कैटरीना को टोकते हुए बोलती है कि तुम इस टॉपिक को उम्मीद से ज्यादा बढ़ा रही हो और जबरदस्ती इसे खींचने की कोशिश कर रही हो। रेजिना गुस्से में इसलिए थी क्योंकि एरिक के मिसिंग होने की वजह से विंडन की इमेज खराब हो रही और लोग वहां पर घूमने के लिए नहीं आ रहे थे, जिस वजह से रेजिना के होटल बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा था, और वो ये चाहती थी कि एरिक के मिसिंग को लेकर जो न्यूज़ हैं वो जल्दी से जल्दी दब जाएं ताकि लोग वापस से विंडन में आना शुरू कर दें। और रेजिना कैटरीना को बोलते बोलते ये भी बोल देती है कि तुम पहले अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दो। इस पर कैटरीना बोलती है कि मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं, क्या बोलना चाहती हो तुम। वहीं मीटिंग में सबसे अलग बैठी हैना को ऑरिच का मैसेज आता है और वो 5 मिनट के अंदर उसे मीटिंग रूम से बाहर आने को बोलता है। और फिर जब ऑरिच और हैना स्कूल के बाहर रोमांस कर रहे होते हैं तभी अचानक से मीटिंग हॉल के अंदर हेल्गे आ जाता है जो वही लाइन रिपीट कर रहा था, और फिर हेल्गे की बहू शार्लेट उसे बाहर ले जाती है, और जैसे ही हेल्गे बाहर आता है उसकी लाइन चेंज हो जाती है और अब वो ये बोल रहा था कि अब बहुत देर हो गई, यानी कि कुछ था जो घट चुका था, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं सेम टाइम पर विंडन के जंगलों के अंदर वो पांचों बच्चे उसी गुफा के सामने पहुंच गए थे जिस गुफा से वो हुड वाला लड़का बाहर निकला था, और उस गुफा के ठीक बगल में एक सोफे के पास वो लोग ड्रग ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वहां फ्रांसिस्का आ जाती है और जिस ड्रग को वो लोग ढूंढ रहे थे वो ड्रग फ्रांसिस्का के पास होता है, और अब फ्रांसिस्का उस ड्रग को उन पांचों को बेचना चाहती थी। लेकिन तभी बार्थोस फ्रांसिस्का के पास आता है और वो उससे उस पैकेट को छीनकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, और जैसे ही फ्रांसिस्का नीचे गिरती है तभी केज में से बहुत डरावनी आवाज आने लग जाती है, जिसके बाद वो सारे के सारे बच्चे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और जोनस और माइकल एक साथ भाग रहे थे और तभी भागते भागते जोनस का पैर फिसल जाता है और जोनस नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद जब जोनस उठता है तो वो देखता है कि माइकल मिसिंग है और उसके आसपास वो नहीं है। और इससे पहले कि वो माइकल को ढूंढने के लिए निकले कि तभी उसे अपने डैड दिखाई देते हैं जिनके ऊपर ब्लैक कलर का कुछ लिक्विड गिरा होता है, और वो अपने मरे हुए डैड को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो वहां से भागने लगता है। और फिर वो सभी दोस्त जंगल से बाहर आकर एक रोड पर खड़े होते हैं, और फिर इसके बाद वो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को मिकेल के मिसिंग होने की न्यूज मैसेज करते हैं। और जैसे ही ये खबर सभी पेरेंट्स को पता चलती है सारे के सारे पेरेंट्स उन बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। वहीं अब 10:13 हो गए थे और मिकेल की मॉम ईना खांडवाल अपने बेटे के आखिरी लिखे लेटर को पढ़ना शुरू करती है, और वो उस लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ विंडन के जंगलों के अंदर पुलिस मिकेल को ढूंढने का काम शुरू कर देती है, और मिकेल को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन मिकेल अभी तक नहीं मिला था। अब सुबह होने पर शार्लेट उसी केव के सामने खड़ी थी जिस केव के अंदर से वो अजीब सी आवाज आ रही थी, और वहीं उस केव के पास काफी सारे लोग इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। और तभी शार्लेट को उसके पति का फोन आता है, और जैसे ही शार्लेट फोन उठाती है तो उसका पति रोने लगता है, और उसकी बातों से ये फील हो रहा था कि वो किसी गिल्ट में, किसी बहुत बड़े गिल्ट के अंदर है, और वो इस गिल्ट की वजह शार्लेट को बताना चाहता था। लेकिन शार्लेट बहुत ज्यादा बिजी थी तो वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वहीं अब जंगल के अंदर एक बच्चे की लाश मिलती है, और उस बच्चे की लाश के साथ एक वॉकमैन भी था, और जैसे ही ऑरिज को ये खबर मिलती है कि एक बच्चे की लाश मिली है जंगल के अंदर, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते भागते वहां पहुंचता है। और फिर बड़ी हिम्मत करके ऑरिज जब उस लाश के ऊपर से पत्तों को हटाता है तो वो ये देखता है कि वो बच्चा माइकल नहीं, वो बच्चा कोई और ही है। लेकिन उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ था क्योंकि उस बच्चे के आंख और कान बुरी तरीके से जले हुए थे। अब इसके बाद वही बच्चों वाला रूम दिखाया जाता है
जहां पर एक आदमी एरिक को उसी मशीनी चेयर पर बैठाकर उसे बांध रहा था और वहीं सेम टाइम पर उसी रूम के अंदर रखे टीवी पर एक सॉन्ग चल रहा था जो सॉन्ग समय के बारे में बात कर रहा होता है। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब आज का सवाल, जंगल में मिली लाश किसकी थी? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, या फिर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं तो वो भी हमें बताइए। अब जाने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तभी मैं इसका अगला एपिसोड बनाऊंगा और तभी मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।